हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेखा परीक्षा। ये हमारी क्लास नंबर 16 है, राइट ना। अभी हमारा कोस्टिंग शुरू हो रहा है, ठीक है। तो कोस्टिंग में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ कोस्टिंग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आने वाले। क्वेश्चंस के सीरीज में डाल दूंगा, एमसीक्यूज में डाल दूंगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने के चांसेस हैं और जो इस तरह के एग्जाम्स में आते हैं इस लेवल पे, वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। बट कॉन्सेप्ट वाइज बेसिक बेसिक में डिस्कशन कर लेता हूँ आपसे, ठीक है। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि टाइम की बहुत अभी हमारे पास में शॉर्टेज है। और ना ही इस यहाँ रिक्वायरमेंट भी, देखिए रिक्वायरमेंट होती तो मैं और ज़्यादा मेहनत करके रातों को आपके लिए वीडियोस बना के देता। ठीक है, देखिए कोस्टिंग। अच्छा, पहले तो ये देखिए कि आप कोस्टिंग से समझते क्या है। मैं कोस्टिंग बोलूँ या कोस्ट अकाउंटिंग बोलूँ, कोस्टिंग या कोस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, ये दो बातें। क्या ये दोनों बातें एक ही है या दोनों बातें अलग अलग है? क्या मतलब कोस्टिंग बोल लूँ तो कोस्ट अकाउंटिंग सॉरी उसमें कवर होती है? जी नहीं। ठीक है, ये दोनों बातें अलग है। पहले मैं आपके थोड़े से बेसिक्स क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ चार्ट है, मैं आपको स्क्रीनशॉट उसका बाद में दूंगा, ठीक है। कोस्टिंग एंड कोस्ट अकाउंटिंग दोनों अलग अलग बातें होती हैं। कैसे अलग अलग बातें होती है? देखिए, मेजर जो कंपोनेंट होता है वो होता है कोस्ट अकाउंटेंसी, है ना। कोस्ट अकाउंटेंसी, ठीक। कोस्ट अकाउंटेंसी की कई सारी ब्रांचेज होती हैं, है ना। जैसे एक आपकी ब्रांच होती है कोस्टिंग, ठीक। दूसरी आपकी ब्रांच होती है कोस्ट अकाउंटिंग, ठीक, कोस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद में तीसरी आपकी ब्रांच होती है कोस्ट कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद में आपकी ब्रांच होती है कोस्ट ऑडिट। ऐसे अलग अलग ब्रांचेस होती है हमारे पास में कोस्ट अकाउंटिंग की, ठीक है। तो कोस्टिंग, कोस्ट अकाउंटिंग, कोस्ट कंट्रोल, कोस्ट ऑडिट, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कोस्टिंग और कोस्ट ऑडिट, इसके बारे में आपको पूछ लेता रिलेशन, तो आप बोल देंगे कि नहीं ये दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग बात है। यहाँ तो आप कर देंगे, इतना मुझे पता है। लेकिन अगर पेपर में पूछ लिया जाए कोस्टिंग और कोस्ट अकाउंटिंग, क्या ये दोनों एक ही बात है या अलग अलग बात है, तो मैं श्योर हूँ कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे दोनों को सेम मान सकते हैं, है ना। तो ये मान के चलिए कि दोनों अलग अलग बातें होती है, दोनों का रेफरेंस अलग अलग है, बट दोनों ही कोस्ट अकाउंटेंसी की ब्रांचेज हैं, है ना। दोनों ही कोस्ट अकाउंटेंसी के ब्रांचेज हैं। कोस्टिंग में क्या करते हैं हम? बेसिकली कोस्टिंग में हम एसर्टेन करते हैं, है ना, एसर्टेनमेंट ऑफ कोस्ट। कोस्ट का पता लगाते हैं ना, कितनी कोस्ट है, क्या है, वो सब चीज़ का पता लगाते हैं। और जो कोस्ट अकाउंटिंग होती है, उस कोस्ट अकाउंटिंग में हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं ना। यहाँ क्या करते हैं हम? ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कोस्ट। मतलब यहाँ से हमको डेटा मिला और फिर ये इस अकाउंटिंग में हमने ट्रीटमेंट किया। देन वी सी कि क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, रिडक्शन कैसे होगा, कोस्ट कम कैसे होगी। देन फिर हम कोस्ट कंट्रोल पे आ जाते हैं। फिर ये सारी बातें होने के बाद में कोस्ट की ऑडिट भी की जाती है कि सफिशिएंट है कि नहीं, ये सारी चीज़ें एफिशिएंसी काम है नहीं, ठीक है। वो सब बेसिक्स हैं। बट मेजरली मैं कहता हूँ कि आप इन दोनों पे फोकस करिएगा। दोनों बातें सेम नहीं है, एक ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग में आपको बता देता हूँ, पेपर में काफ़ी बार देखने को मिला। एक बार यहाँ पे मैं दोबारा आपको लेके आऊँगा इन दोनों जगहों पे, ठीक है। तो बाद में मैं स्क्रीनशॉट के लिए आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग यहाँ पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग, ठीक, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग, देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कोस्ट अकाउंटिंग का? टू एसर्टेन एंड एनालाइज, टू एसर्टेन एंड एनालाइज द कोस्ट्स, ठीक। उसके अलावा क्या ऑब्जेक्टिव है? टू कंट्रोल द कोस्ट, ठीक। उसके अलावा टू फिक्स सेलिंग प्राइस, टू टू फिक्स सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये मिटा देते हैं, टू फिक्स सेलिंग प्राइस। उसके अलावा कंट्रोल तो कर लिया, तो फिर रिड्यूस भी करोगे, टू रिड्यूस कोस्ट्स, ठीक। टू प्रिपेयर पीरियोडिक स्टेटमेंट, ठीक। और उसके अलावा लास्ट जो सभी जगह कॉमन रहती है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव हमारे किसके हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ
कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, वहाँ पर ये ऑप्शन जो है ना, ये बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूँगा, बट कॉमन ऑप्शन रहता है, टू रिड्यूस कॉस्ट या टू कंट्रोल कॉस्ट, इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलता है। और हमको लगता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का इससे क्या लेना देना है। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ा सा बड़ा टर्म होता है। ये बात हो गई, हमने कॉस्ट अकाउंटेंसी के आपको ब्रांचेस के बारे में बता दिया। ठीक है, उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं इसके एलिमेंट्स की। ठीक है, देखिए एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है। एलिमेंट्स का मतलब होता है कॉस्ट कैसे वो बनी है ना। कॉस्ट कैसे बनी है, दैट विल बी कॉल्ड एलिमेंट्स। हमारी जो क्लास है वो एलिमेंट्स पे ही है ना। अगर आपको एलिमेंट्स समझ में आ जाएंगे तो सब कुछ हो गया मानो। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ठीक, तो कॉस्ट के एलिमेंट क्या होते हैं। देखिए कोई भी चीज़ शुरू होगी, जैसे क्या बताऊं आपको मैं, मोटर व्हीकल मान लीजिए, है ना, कार मान लीजिए, कार इंडस्ट्री है या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में क्या क्या लगता होगा। अगर हमको एक कार बनानी है ना, लेट से हमको एक कार बनानी है, ये जो सुंदर सी कार है, ये कार बनानी है, तो उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है। ठीक है, ये कार बनानी है, उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए। देखिए क्या क्या चाहिए, आपको लेबर लगेगी, है ना, उसके अलावा आपको मटेरियल लगेगा, उसके अलावा आपको कुछ एक्सपेंडिचर आएंगे, जिस फैसिलिटी में बनाना है ना, उसका रेंट आपको देना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद आपको कमीशन देना पड़ेगा, किसको, डीलर्स को कमीशन देना पड़ेगा। ग्राहकों को क्या देना पड़ेगा, इंसेंटिव देना पड़ेगा, है ना। उसके बाद सेल्स सपोर्ट देना पड़ेगा। सेल्स सपोर्ट का मतलब क्या होता है, वारंटीज। ठीक, उसके अलावा आफ्टर सेल सर्विस, है ना, आफ्टर सेल सर्विस, ये सब देना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी कॉस्ट है। करेक्ट कह रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें आपकी कॉस्ट है। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब यही तो है कि कॉस्ट के कितने तरह के एलिमेंट हो सकते हैं, और ये जो सारे तरह के एलिमेंट हैं, ये सब एलिमेंट यहाँ पे जुड़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एलिमेंट वाइज देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, मतलब प्राइम कॉस्ट के ऊपर तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब हमने भी जब एग्जाम देते थे बहुत साल पहले, तो हमारे एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता था ये। ठीक है, तो ये हमेशा बहुत फेमस और बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन रहता है प्राइम कॉस्ट का। बट मैं आपको सारी चीज़ों को डिटेल में एक बार बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसका मैं आपको फिर एक चार्ट टाइप का ही बना देता हूँ। देखिए प्राइम कॉस्ट से शुरू करते हैं। प्राइम कॉस्ट क्या होती है बेसिकली, कि पहली कॉस्ट क्या होगी कोई भी चीज़ की, पहली कॉस्ट क्या होगी, डायरेक्ट चीज़ें, है ना। लाइक आपकी पहली क्या हो गई, आपकी हो गई पहली प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट में आपका क्या क्या हो जाएगा, डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट क्या, डायरेक्ट आपका, डायरेक्ट आपका मटेरियल, ठीक, डायरेक्ट आपकी लेबर, और डायरेक्ट आपके एक्सपेंडिचर। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें जुड़ के जो भी फिगर आता है, दैट वी विल कॉल द प्राइम कॉस्ट। उसको क्या बोलेंगे हम, प्राइम कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपकी जब प्राइम कॉस्ट निकल गई, प्राइम कॉस्ट के बाद में क्या करेंगे, कुछ खर्चे हम जोड़ेंगे, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग से खर्चे जो जुड़े हुए होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, है ना। मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन, ठीक है, या फिर फैक्ट्री कॉस्ट, किसी भी नाम से इसको जाना जा सकता है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आप करोगे प्राइम कॉस्ट। ठीक है, उसमें क्या जोड़ दोगे आप, फैक्ट्री के ओवरहेड। तो फैक्ट्री से जुड़े हुए जितने भी खर्चे हैं, जो खर्चे फैक्ट्री में होते हैं, ऐसे सीधी भाषा में आप इसको समझ लीजिए, जो भी खर्चे फैक्ट्री में होते हैं वो हो जाएंगे आपके फैक्ट्री ओवरहेड। तो क्या निकल के आ जाएगी आपके पास में, प्रोडक्शन कॉस्ट। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट। ये आपके पास में प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको शॉर्ट में लिख दें COGS। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आप क्या करिए, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट लीजिए, ठीक है, उसमें ऐड कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है, लेस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ये आपके पास में क्या निकल के आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई आपके पास में।
अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद में आपको क्या चाहिए, आपको टोटल कॉस्ट चाहिए ना, कितने में हमको बेचना है या कितना हमारा उस पर खर्चा हो रहा है। तो टोटल कॉस्ट पे आ जाइए, टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट जब निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे हम क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो जब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जोड़ देंगे, ये हमारी आ जाएगी टोटल कॉस्ट बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ तक के जो खर्चे हैं ये तो गुड्स बेचने तक के हो गए, और बेचने के मतलब आपका जो कॉस्ट गुड्स बेचा उसकी लागत आ गई यहाँ पे। तो और टोटल कॉस्ट की जब बात करता है कि कंप्लीट लागत बताओ, तो फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया है ना, सेल करने के लिए है ना, मार्केटिंग के खर्चे, उसके अलावा जैसे सैंपल आप फ्री में सैंपल बांटते हो वो खर्चे, वो भी तो कॉस्ट का पार्ट बनता है, बट वो टोटल कॉस्ट का पार्ट बनता है ना, वो क्या बनता है, टोटल कॉस्ट का पार्ट बनता है। और वो किस तरह के खर्चे होते हैं, जो पी एंड एल में जाते हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। इसका एक चार्ट बना दूंगा, वैसे तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा, फिर भी लो मैं इसको एक टेबुलर फॉर्म में दे देता हूँ आपको। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दूँ, डायरेक्ट मटेरियल। ठीक, उसके अलावा आपका तो ये ऑटो कर रखा है, डायरेक्ट वेजेज। ठीक, उसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये तीन बातें हो गई। ये तीन बातों को हम एक साथ क्या कह सकते हैं, बताइए बताइए जल्दी से, ये तीन बातों को हम क्या कह सकते हैं, प्राइम कॉस्ट, इसको कह सकते हैं हम प्राइम कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारी प्राइम कॉस्ट है, इसमें हमारे क्या जोड़ देंगे हम, फैक्ट्री ओवरहेड। इसमें क्या जोड़ देंगे हम, फैक्ट्री के खर्चे। जब फैक्ट्री के खर्चे जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगी, वर्क्स कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री, है ना, अलग अलग नामों से मैंने ऊपर बताया था आपको। तो इसको मैं यहाँ क्या लिख दूँ, वर्क्स कॉस्ट लिख दूँ। तो ये पूरी वर्क्स कॉस्ट है। ठीक है, अब इस वर्क्स कॉस्ट में मैं क्या जोड़ूं जिससे मेरे को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाए। वर्क्स कॉस्ट में मैं जोड़ देता हूँ, जल्दी बताइए, ऑफिस ओवरहेड। मैंने ऊपर क्या बताया था आपको, अभी बताता हूँ, आपको शायद कन्फ्यूजन हो रहा होगा। मैंने आपको यहाँ बताया था ये रहा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ये रहा, ओपनिंग स्टॉक प्लस माइनस, ये एक तरह का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है निकालने के लिए, बट अल्टीमेटली हो क्या रहा होगा, वर्क्स कॉस्ट जो होगी उसमें ऑफिस के खर्चे जुड़ रहे होंगे। जब ऑफिस ओवर हेड जोड़ दोगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ऑफिस ओवरहेड जब जोड़ दोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ऑफिस ओवरहेड मैं इस पेन से लिखता हूँ। ओके, यहाँ आ गया ऑफिस, देखिए वर्क्स कॉस्ट हो गई, वर्क्स कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड जोड़े तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये लीजिए, इसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे लिख देते हैं ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ देंगे इसमें तो क्या निकल के आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको इस पेन से लिख देते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये निकल के आ गई आपके पास में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके अंदर अगर मैं प्रॉफिट भी जोड़ दूँ, ठीक है, अब अगर इस बात के अंदर मैं प्रॉफिट भी जोड़ देता हूँ, ये मैं जोड़ दे रहा हूँ प्रॉफिट, तो अगर मैं इसके अंदर मेरा प्रॉफिट भी जोड़ दे रहा हूँ तो क्या निकल के आ जाएगी, टोटल सेल्स, भाई टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है उसके अंदर अगर प्रॉफिट जोड़ दिया जाए तो क्या निकल के आएगा, टोटल सेल्स। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, है ना, ऐसे लिख दिया मैंने, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ से आपको क्लियर कट चीज़ें समझ में आएंगी, ज़्यादा कोई आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। ठीक है, ये एलिमेंट्स की बात हो गई। अब मैंने आपको ऊपर में कुछ चीज़ें तो छुड़वाई थी वैसे। ठीक, ऊपर मैंने कुछ चीज़ें छुड़वाई थी, टाइम देख लेते हैं कितना हुआ है, 15 मिनट हो गई है। ठीक है, देखिए ऊपर एक तो इसको आप है ना स्क्रॉल डाउन कर लेना। ठीक, इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना, देखता हूँ मेरे से भी होता है तो।
मेरे इसमें कहीं ऑप्शन है क्या? हाँ ठीक है, लीजिए। अब इसका है ना, आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए, ताकि आपको ये फ़ायदा हो जाए। ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखिए क्या है, ये क्या है, ये इंडस्ट्री है। जैसे ब्रिक्स इंडस्ट्री है ना, ईंट की इंडस्ट्री, कोल माइन, सोप, ऑयल, शुगर, है ना, ये अलग अलग यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है। यहाँ पर कौन सा जो कोस्टिंग सिस्टम है वो फॉलो होता है ना, ये कोस्टिंग सिस्टम फॉलो होता है। जो कॉस्ट यूनिट है वो कैसे निकाली जाती है, ये बेसिक है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। जैसे ब्रिक्स है, यहाँ पे वो यूनिट कॉस्टिंग फॉलो होती है, पर थाउजेंड में नॉर्मली निकाली जाती है। कोल माइन में यूनिट कॉस्टिंग होती है, जो पर टन के हिसाब से निकाली जाती है। ठीक है, उसके अलावा जैसे ऑयल हो गई, शुगर हो गई, स्टील हो गई, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। तो पेपर में काफ़ी बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, मान के चलिए स्टील इंडस्ट्री है, तो स्टील इंडस्ट्री में किस हिसाब से कॉस्टिंग फॉलो की जाती है, तो आंसर उसमें आ जाएगा प्रोसेस कॉस्टिंग। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बस पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा जो ये है हमारे ऊपर, ये है स्टैंडर्ड्स, है ना, ये है स्टैंडर्ड्स। तो इसमें भी कुछ समझाने जैसा नहीं है। ऑडिट के स्टैंडर्ड्स होते हैं, अकाउंट्स के स्टैंडर्ड्स होते हैं, वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग के भी स्टैंडर्ड्स है। पेपर में काफ़ी बार ये आया हुआ है। ठीक है, CS2 तो मैंने बहुत बार खुद ने देखा है। CS2 जो है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, ये काफ़ी बार आया हुआ है। CS1 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ये भी आया हुआ है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। ठीक है, आगे चलें, कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए ये डिस्कशन वाला पार्ट है, उसके बाद एक क्लास और लूँगा मैं कोस्टिंग की, और उसके बाद कोई क्लासेस नहीं लूँगा, MCQs में मैं कवर कर लूँगा। ठीक है, अब मैं कुछ आपको कोस्टिंग के और जो डेफिनेशन है वो थोड़ी डेफिनेशन भी देखता हूँ, करा देता हूँ, क्योंकि कोस्टिंग में वो भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोस्टिंग की डेफिनेशन वगैरह पता होगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना। ठीक है, कोस्ट कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन जिसको कहते हैं। ठीक, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखिए पहली होती है जैसे रिलेवेंट कॉस्ट। रिलेवेंट कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट जो डिसीजन मेकिंग के लिए रिलेवेंट है ना, विच इज रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ये तो आपको पता होगी, नहीं पता होगा तो ये डेफिनेशन देख लीजिए। उसके बाद में जैसे इररिलेवेंट, इररिला इररिलेवेंट ऑब्लिक संक कॉस्ट। देखिए संक कॉस्ट इररिलेवेंट होती है। ये तो आपको पता ही चल गया, रिलेवेंट क्या है, जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए रिलेवेंट है। इररिलेवेंट जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए रिलेवेंट नहीं है, तो ये तो अपोजिट कर दीजिए। और जो संक कॉस्ट होती है, संक कॉस्ट होती है आपकी पास्ट कॉस्ट। पास्ट कॉस्ट होती है जो आप खर्च कर चुके हो, जो आप खर्चा कर चुके हो, अब उसका भी डिसीजन मेकिंग से लेना देना नहीं है। ठीक है, जितनी भी संक कॉस्ट है वो इरेलीवेंट कॉस्ट होती है, बट नॉट ऑल इरेलीवेंट कॉस्ट आर संक कॉस्ट। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक, ऑल ऑल sunk costs are irrelevant, but not all irrelevant costs are sunk cost। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जितनी भी संक कॉस्ट है वो इरेलीवेंट है, ऑब्वियसली वो तो पास्ट कॉस्ट बन गई। बट जितनी भी इरेलीवेंट कॉस्ट है जरूरी नहीं हो कि वो संक कॉस्ट हो, ऐसा हो सकता है वो फ्यूचर में होनी है, बट हमारे लिए अभी के लिए डिसीजन मेकिंग में वो काम नहीं आएगी, वो इरेलीवेंट है। उसके अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, बेनिफिट्स फॉरगॉन, इसको हम ऐसे ही लिखते थे, बेनिफिट्स फॉरगॉन मतलब ऐसे बेनिफिट्स जो आपने छोड़ दिए, है ना, बेनिफिट्स जो छोड़ दिए आपने, बेनिफिट्स को जाने दिया, क्यों, क्योंकि आपने दूसरा डिसीजन लिया। तो जो बेनिफिट्स की जो कॉस्ट थी, बेनिफिट्स का जो कॉस्ट निकल के आ रहा है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना। आपने एक काम करना था, एक काम करोगे तो बी काम नहीं कर पाओगे, तो एक काम करने के लिए बी काम का जो प्रॉफिट है ना, बी से जो प्रॉफिट कमाते वो एक की कॉस्टिंग बना देंगे, क्योंकि एक काम कर रहे हैं तो बी काम नहीं कर पा रहे हैं हम। समझ गए। उसके बाद में आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट काफ़ी बार सुनने को मिलता है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, जैसे डेप्रिसिएशन आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट नहीं है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का मतलब होता है कैश कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो आपको कैश में पेमेंट करना है। ठीक है, यानी कि एक बिजनेसमैन के पास में आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट या फिर कैश कॉस्ट जितना पैसा तो जेब में होना चाहिए। यहाँ मैं एक लाइन लिख देता हूँ, ये भी पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है, डेप्रिसिएशन इज नॉट द आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। देखिए डेप्रिसिएशन हम P&L में डेबिट करते हैं, खर्चा बनाते हैं,
एक्सपेंडिचर है ना डेबिट, P&L में एक्सपेंडिचर है ये, बट आउट ऑफ पॉकेट नहीं है, हमारी पॉकेट से जा नहीं रहा है, ये एक तरह का डेफरमेंट ऑफ हमारी जो फिक्स एसेट है उसका डेफरमेंट है। ठीक है, ये बात हो गई। उसके अलावा आपकी क्या होती है, कुछ शटडाउन कॉस्ट भी आपको सुनने में मिल सकती है ना। शटडाउन कॉस्ट क्या होती है कि आपको प्लांट को जब शट डाउन करना पड़ेगा, है ना, क्यों शट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड नहीं है ना। उसके अलावा क्या हो सकता है, ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है, स्ट्राइक हो गई, तालाबंदी हो गई, ये सारे काम में आपको बंद करना पड़ सकता है, तो कुछ कॉस्ट आती है, नॉर्मली वो फिक्स्ड नेचर की होती है। ठीक है, जैसे कि आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा बिल्डिंग का, है ना। इंश्योरेंस जो है वो भी आपने जो पेमेंट कर दिया वो कर ही दिया, टैक्सेस जो आपने पेमेंट की वो कर ही दिए, तो ये सारी जो कॉस्ट है ये तो आपको देनी पड़ेगी ना। तो शट डाउन करने की भी एक कॉस्ट आती है, ऐसे नहीं है कि काम नहीं हो रहा तो शट डाउन कर दो, शट डाउन करने पे इतनी कॉस्ट तो मिनिमम आएगी ही आएगी जो फिक्स नेचर की होती है। ठीक है, उसके अलावा और तो आपको क्या बताएं, कन्वर्जन कॉस्ट बता सकते हैं, जैसे कि अभी हमने उसके बारे में तो डिटेल में बता ही दिया, है ना। कन्वर्जन कॉस्ट की बात कर लेते हैं। जो कन्वर्जन कॉस्ट है, तो कन्वर्जन कॉस्ट से नाम से समझ में आ रहा होगा, कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या है, टोटल कॉस्ट लेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इन अदर वर्ड्स कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड इन ऑन कन्वर्जन कॉस्ट। मैंने क्या बताया था आपको, आपका ये प्राइमरी को जो प्रोडक्ट आया है ना, उससे आपको कार बनानी है, तो ये अपने यहाँ स्टील है आपके पास में, उस स्टील है, टायर है, इंजन है, वो सबको कन्वर्ट करोगे किसमें, कार में। तो कार बनाओगे तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको क्या कहते हो, कन्वर्जन, इसको कहते हैं कन्वर्जन। ठीक है, तो ये कन्वर्जन करने की कॉस्ट, इसमें आपका मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, ये सारे खर्चे होंगे, इनको कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। तो ये लगभग लगभग कॉस्ट के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। ठीक, अब उसके बाद में मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ जो जिनका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को हमको काफ़ी बार मिलता है। ठीक, यहाँ लिख देते हैं हम, ट्रीटमेंट ऑफ सम आइटम्स। ठीक है, किसमें, कोस्टिंग में हम क्या करते हैं। ठीक है, यहाँ मैं आइटम लिख दे रहा हूँ, इसको आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, है ना। जैसे कि एक आइटम होता है आपका कैरेज एंड फ्रेट, अगर ये इनवार्ड है, ठीक है, अगर ये इनवार्ड है तो इसको क्या करेंगे हम, एडेड टू द कोस्ट, कोस्ट में ऐड हो जाएगा ये। ठीक है, उसके अलावा आपने रिटर्न कर दिया, ठीक, मटेरियल रिटर्न किया, तो ये क्या हो जाएगा, डिडक्टेड। कहाँ से डिडक्ट होगा, डिडक्टेड फ्रॉम कोस्ट, कोस्ट में से ये कम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में क्या है, आपको कोई पैसा मिला, है ना, एनी रिसीट, किस चीज़ से मिला, फ्रॉम सेल ऑफ वेस्टेज, वेस्टेज वगैरह आपने सेल किया, उससे कुछ पैसा मिला। ठीक है, तो अगर तो ये वेस्टेज क्या था, नॉर्मल लॉस का था, इफ इट बिलोंग्स टू नॉर्मल लॉस, तो क्या करेंगे इससे हम, नॉर्मल लॉस है तो क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, डिडक्टेड फ्रॉम कोस्ट, इसको कोस्ट में से कम कर देंगे। लेकिन अगर ये क्या था, इफ इट बिलोंग्स टू एबनॉर्मल, है ना, अगर ये एबनॉर्मल कोस्ट से संबंधित था तो क्या करेंगे, इसको हम P&L में ले जाएंगे। ये आपका जो क्या नाम है, इंश्योरेंस क्लेम वाला टॉपिक होता है ना, वहाँ पर ये करवाते हैं हम लोग, लेकिन ठीक है, इसमें टॉपिक नहीं है। अब इतना समझ लीजिए, एनी रिसिट फ्रॉम सेल ऑफ वेस्टेज है, अगर बताया रहेगा नॉर्मल लॉस का है तो आप उसको कोस्ट में से कम कर दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या क्या आइटम हो सकते हैं आपके पास में, और आपके पास में हो सकते हैं मेटल डिस्ट्रीब्यूटर, मैंने देखा अभी ऊपर कॉन्सेप्ट भी आपको बताया था, यहाँ पे मैं लिखा भी दे रहा हूँ, मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड एज डोनेशन एंड सैंपल। देखिए आपने क्या किया, मटेरियल आपने डिस्ट्रीब्यूट किया डोनेशन या सैंपल की जैसे। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, इफ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डोनेशन देन इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द मेटल कॉस्ट। समझ रहे हो, तो डोनेशन क्या है, डोनेशन जो है वो आपका खर्चा है तो एक्सपेंडिचर, बट ये फाइनेंशियल नेचर का है, इसका जो नेचर है वो तो फाइनेंशियल है। तो जब फाइनेंशियल नेचर का है तो इसको कॉस्ट का पार्ट तो नहीं बना सकते ना, इसको कॉस्ट का पार्ट तो बना नहीं सकते, सीधी सी बात है। तो इसको क्या कर देंगे हम, डिडक्ट कर देंगे, है ना, डिडक्टेड
फ्रॉम कोस्ट, ठीक। लेकिन सैंपल की बात जब हमने करी, आपके जो सैंपल है अगर सैंपल के फॉर्म में दिए गए हैं तो एडेड टू द कोस्ट, एडेड टू द कोस्ट। क्यों? क्योंकि ये किस तरह के खर्चे थे? ये खर्चे थे हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, जैसे कि डॉक्टर्स को दवाइयाँ सैंपल में काफ़ी बार दी जाती है, ठीक है। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक। कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग, देखिए जब प्रोडक्ट आपने बनाया तो उसको पैक भी करना पड़ेगा, जैसे कि सोप है। अब सोप जब आपने बना ली तो उसकी एक सुंदर सी पैकिंग भी तो बनानी पड़ेगी। वो पैकिंग बनाओगे आप, ठीक है, वो पैकिंग अगर बनाओगे नहीं तो साबुन खराब हो जाएगी, ये हो सकता है। तो पैकिंग दो तरह की हो सकती है ना। पहली पैकिंग होती है जो एसेंशियल है, ठीक, एसेंशियल है मतलब इसके बिना आप साबुन को नहीं बेच सकते। और दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी पैकिंग, कि आपने साबुन जो थी, साबुन पैक कर ली, उसके बाद में 10-20 साबुन को मिलाकर एक कार्टून में डाल दिया, वो आपकी सेकेंडरी पैकिंग है। तो एसेंशियल पैकिंग है, यानी कि प्राइमरी पैकिंग है। तो जो सामान उसके बिना बेचा ही नहीं जा सकता, जब सामान उसके बिना बेचा नहीं जा सकता तो उसको तो आपको ऐड करना पड़ेगा ना रॉ मटेरियल कंज्यूम में। तो इसको क्या करेंगे, जो एसेंशियल है उसको करेंगे एडेड टू द रॉ मटेरियल, ठीक है, एडेड टू द रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। लेकिन ये जो सेकेंडरी कॉस्ट है ये हो सकता है आपकी ट्रांसपोर्टेशन की हो, है ना। ये हो सकता है ना आपकी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड ही हो, और ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए आपने बनी है। तो जो हमारा गुड्स है, गुड्स को बनाने की लागत तो नहीं है ना, प्रोडक्शन की लागत तो नहीं है, बेचने की लागत तो नहीं है, तो ये हमारी फाइनेंशियल नेचर की हो सकती है ना सेकेंडरी। तो सेकेंडरी हो सकता है, हम कॉस्ट तो है, एक्सपेंडिचर तो हम P&L में डाल देंगे, बट उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं शामिल करेंगे। एसेंशियल है तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में हम शामिल कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस बता दी कॉस्ट की, उसके अलावा मैंने आपको ये जो बेसिक एलिमेंट्स का एक चार्ट है वो बता दिया। यहाँ पर मैंने आपको लिखवाई भी थी, कुछ चीज़ें डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। उसके अलावा आपके ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसके बाद एक वीडियो और अपन लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, उसके अंदर आपके जो री ऑर्डर लेवल है, अगर मुझे लगेगा इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है तो मैं डालूंगा। और कुछ और हमारे कॉन्सेप्ट बच रहे हैं, छोटे छोटे मिसलेनियस कॉन्सेप्ट बच रहे हैं ना कोर्स से रिलेटेड, वो हम कवर करेंगे। थोड़ा ये वीडियो भी लंबा हो गया और वो भी थोड़ा इतना ही लंबा होगा क्योंकि मैं 2 ही क्लासेस में इसको खत्म करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय।